नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लायर के ऊपर। मल्टीप्लायर, और इसी में हमारा एक टॉपिक आता है वो आता है फॉयर। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लायर क्या है और फॉयर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये हमारे दो पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट बनेगा हमारा मल्टीप्लायर पे, और जो हमारा सेकेंड पार्ट बनेगा वो बनेगा हमारा फॉयर पे, ठीक है। ये दो पार्ट बनेंगे। अब मैं आपको पहले जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा मल्टीप्लायर। जो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है हमारा मल्टीप्लायर के ऊपर। तो अब ये मल्टीप्लायर होता क्या है। अब बैंक जो है वो कैसे डिसाइड करेगा कि किस कस्टमर को कितनी सैलरी पे कितना लोन मिलना चाहिए, या किस कस्टमर को जो बिजनेस अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको कितने आईटीआर पे या जीएसटी पे, जीएसटी रिटर्न्स पे कितना उसको लोन या कितने अमाउंट के लिए वो कैपेबल है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है मल्टीप्लायर पे और फॉयर पे, ठीक है। मैं आपको छोटा छोटा सा वैसे बता देता हूँ दोनों उसमें, मल्टीप्लायर और फॉयर में। कि जैसे सपोज करो, मैं पीएल के बेसिस को लेके आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो किसी कस्टमर की सैलरी है 25,000 रुपये, तो 25,000 में क्या होता है, कभी मल्टीप्लायर पे केस बन जाता है 5 लाख का, और फॉयर पे केस बनता है 6 लाख का, ठीक है। मल्टीप्लायर पे केस कितने का बना, 5 लाख का, फॉयर पे बना 6 लाख का। तो बैंक क्या करेगा, जिसपे कम बनता है, अगर मल्टीप्लायर पे केस कम का बन रहा है तो वो मल्टीप्लायर पे अप्रूव कर देगा। या कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि 30,000 रुपये सैलरी है और मल्टीप्लायर पे केस बन रहा है 6 लाख का, बट फॉयर पे बन रहा है 8 लाख का। तो बैंक क्या करता है, 6 लाख रुपए अप्रूव कर देता है। जिसपे केस कम का बनता है उस पे वो केस अप्रूव कर देते हैं। बैंक लगाता दोनों पे है, लेकिन अप्रूव उस पे करता है जिसपे अमाउंट कम बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिस बताता हूं कि कैसे बनाता है बैंक केस। पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम मल्टीप्लायर के ऊपर, फॉयर के ऊपर हम करेंगे सेकंड पार्ट में बात। तो मल्टीप्लायर पे बात करते हैं कि बैंक क्या करेगा, कैसे बताएगा कि किस कस्टमर को कितना लोन प्रोवाइड करना चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्या बन रही है। एलिजिबिलिटी का मतलब है वो कितने अमाउंट के लिए कैपेबल है, मतलब कि कितनी सैलरी पे वो कितने अमाउंट के लिए कैपेबल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लायर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बैंक क्या करता है, बैंक की है एक कंपनी कैटेगरी, कैट ए, कैट बी। जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। बैंक क्या करता है, कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कैट ए, कैट बी, कैट सी, कैट डी। तो अब सबसे जो मल्टीप्लायर बैंक लगाता है वो लगाता है मिनिमम 7 का या फिर 8 का, और जो सबसे हाईएस्ट मल्टीप्लायर है वो है 30 का, ठीक है। जितनी अच्छी कंपनी कैटेगरी आएगी उतना मल्टीप्लायर ज्यादा जाएगा। जैसे कैट ए में कभी कभी जैसे 75,000 रुपये सैलरी है तो कोई कोई बैंक 30 का मल्टीप्लायर देता है, कोई बैंक उसमें 26 का देता है, कोई बैंक उसमें 22 का देता है। हर बैंक अलग अलग मल्टीप्लायर है। तो आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे, मैं एक एचडीएफसी बैंक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, एक्सिस के ऊपर बना दूंगा, लेकिन सारे बैंक के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से बैंक में कितने का मल्टीप्लायर है और कितने का फॉयर है। तो आज हम मल्टीप्लायर के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे कैटेगरी में 30 का है, 26 का है, 22 का है, किसी मतलब कि सबसे जो मिनिमम है वो 7 से 8 का मल्टीप्लायर है और ज्यादा है 30 का मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर होता है जो मैंने आपको बताया 7 का है, 30 का है। मतलब कि जैसे अगर आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, तो इसमें 30 का मल्टीप्लायर कितना होगा, 2 3 जा 6, मतलब 6 लाख रुपए के लिए कस्टमर एलिजिबल है। मतलब कि आपकी सैलरी का 30 गुना, 30 टाइम्स, मतलब कि मल्टीप्लायर अगर 30 का जा रहा है तो आपकी सैलरी 20,000 है, तो 20 का 30 गुना 30 टाइम्स कितना हो गया, 6 लाख रुपए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लायर 10 का जा रहा है या 7 का जा रहा है,
जैसे सपोज करो मैंने सबसे मिनिमम आपको बताया 7 का मल्टीप्लायर जा रहा है, मतलब कि आपकी सैलरी का 7 टाइम्स, 2 7 जा 14, 1,40,000 रुपए के लिए कस्टमर एलिजिबल है। तो ऐसे है, मतलब कि सैलरी का 30 का मल्टीप्लायर है तो मतलब 30 टाइम्स आपका सैलरी का 30 टाइम्स। तो ये होता है मल्टीप्लायर जो बैंक लगाता है। अब मैं कुछ आपको बेसिस बता देता हूँ। जैसे जो सबसे मिनिमम होता है वो 7 टाइम्स होता है, और जो सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है 30 टाइम्स बैंक्स का। अब आने वाली वीडियोस में हम आप सब एक एक बैंक में डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने का मल्टीप्लायर और कितने का फॉयर है। तो मैं बेसिकली आपको कुछ कुछ, जैसे कभी भी आप XYZ किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी सैलरी 35 से ऊपर है तो आप 18 का ही मल्टीप्लायर लगाओ। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा, लेकिन आज मैं सिखाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं, 18 का ही मल्टीप्लायर लगा रहे हैं सारे बेसिस में। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, 20,000 है, अगर उस पे 18 का बैंक ने मल्टीप्लायर लगाया तो आपका लोन अमाउंट कितने का बना, 3,60,000 का। ठीक है। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 30,000 रुपए है, अगर बैंक ने 18 का मल्टीप्लायर लगाया तो आपको लोन अमाउंट कितने का मिलेगा, 5,40,000 का। ठीक है। अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, बैंक ने 18 का मल्टीप्लायर लगाया तो आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, 7,20,000 के लिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो मतलब कि 50,000 का 18 टाइम्स, 50,000 पे आपकी सैलरी है उसका मल्टीप्लाई कर लो 18 टाइम्स, 18 का मल्टीप्लायर मतलब सैलरी का 18 टाइम्स, तो आपको आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग आप हो 9 लाख रुपए के लिए। अगर आपकी सैलरी 60,000 है और बैंक ने आपको 18 का मल्टीप्लायर दिया, मतलब 60,000 की सैलरी का 18 टाइम्स, 18 टाइम्स, तो आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, आप हो 10,80,000 रुपए के लिए। अगर आपकी सैलरी 70,000 रुपए है तो आप 70,000 का 18 टाइम्स लगा लो, कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, 12,60,000 रुपए के लिए। अगर आपकी सैलरी 80,000 है, मल्टीप्लाई 18, मतलब कि 18 का मल्टीप्लाई लगा, सैलरी का 18 टाइम्स, कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, 14,40,000 रुपए के लिए। अगर आपकी सैलरी 90,000 है तो आप कितने मल्टीप्लायर के लिए एलिजिबल हो, आप हो 16,20,000 रुपए के लिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, मल्टीप्लाई बाई 18, आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, 18 लाख के लिए। ये मैंने आपको सिखाया है कि बैंक कितने का मल्टीप्लायर, मतलब कि मल्टीप्लायर लगाती कैसे, सैलरी का 18 टाइम्स या सैलरी का 16 टाइम्स, वो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि कितनी सैलरी पे HDFC बैंक किस कैटेगरी में कितने का मल्टीप्लायर लगाता है। आप कभी भी अगर बैंक से लोन ले रहे हो, आपकी सैलरी चाहे 25,000 है, 1 लाख है, या 1.5 लाख है, या 2 लाख है, या 75,000 है, आपने किसी भी बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, चाहे आपकी सैलरी 75,000 है या 70,000 है, तो आप जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भैया पहले तो ये बताओ मेरी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, कैटेगरी ए में आती है, बी में आती है, सी में आती है, डी में आती है, आती ही नहीं है। कभी कभी ऐसी भी कंपनीज होती है जिसमें कंपनी कैटेगरी आती ही नहीं है, आपकी कंपनी ना उस बैंक में, जैसे आपने HDFC में फाइल लगाई है, ना वो कैट ए में है, बी में है, सी में है, ना वो डी में है। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, अपने सीनियर को आपकी कंपनी का स्क्रीनशॉट देगा, या फिर जोबा पे, एक जोबा करके वेबसाइट है, उस पर पता लगता है कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी है और वो टाइम टू टाइम अपना ये बैलेंस शीट मेंटेन कर रही है नहीं कर रही। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, अपने सीनियर को मतलब कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल डालेगा कि भैया ये कंपनी हमारे यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में लिस्ट नहीं है, तो आप इसको लिस्ट कर दो। तो वो कभी कभी क्या करते हैं, वो कैट डी में लिस्ट करेंगे, कैट सी में लिस्ट करेंगे, वो लिस्ट कर देते हैं। तो आप जो भी आपका एग्जीक्यूटिव है या रिप्रेजेंटेटिव, आप उससे पूछ सकते हो कि भैया पहले ये बता दे मेरे को मल्टीप्लायर कितना गया, तो वो आपको बता देगा कि आपको आपकी 18 का मल्टीप्लायर गया या 9 का मल्टीप्लायर गया, 10 का मल्टीप्लायर गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना केस बना सकते हो। जैसे आपकी 75,000 पे भी सैलरी है, ठीक है, या 70,000 पे सैलरी है, तो आपने, जैसे आपकी 70,000 पे सैलरी है, आपने किसी भी HDFC में फाइल दे दी, एक्सिस में फाइल दे दी, आपने जिनके थ्रू फाइल दी, आपने उनसे पूछा कि भैया पहले बता मेरे को मल्टीप्लायर कितने का गया, तो उसने बताया आपको अगर 18 का मल्टीप्लायर गया तो आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, 12,60,000 रुपए के लिए आप एलिजिबल हो।
आप जिस भी बैंकर को या रिप्रेजेंटेटिव को फाइल दे रहे हो, तो आपका ये राइट बनता है कि आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि भैया पहले बता दें मल्टीप्लायर कितने का गया है मेरे उस केस में, कि वाकई में मैं उतने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। कभी बैंक वाला कह रहा है कि भैया आप तो 5 लाख के लिए एलिजिबल हो, आपकी सैलरी 70,000 रुपया तो आप उससे कंफर्म कर लो कि भैया पहले तू बता दे मल्टीप्लायर कितने का गया। अगर उसने बताया 18 का मल्टीप्लायर गया, तो आप 12,60,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो। तो आप उससे फाइट कर सकते हो कि भैया तू कहाँ मेरी 5 लाख की एलिजिबिलिटी बना रहा है, जब मैं 12,60,000 के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मेरे को 18 का मल्टीप्लायर गया, तो बैंक क्या करता है, ऐसे आपकी सैलरी पे मल्टीप्लायर लगाता है। तो आप जिस भी बंदे को फाइल दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी हो, आपका राइट बनता है, आप उससे पूछ सकते हो कि भैया पहले बता दे मल्टीप्लायर कितना गया। आप अपनी सैलरी, जैसे 20,000 रुपये सैलरी है, बैंकर कह रहा है कि 18 का मल्टीप्लायर गया, तो आप 3,60,000 के लिए एलिजिबल हो। अगर वो कहता है नहीं आप 2 लाख के लिए, भैया मैं तो 18 के मल्टीप्लायर के हिसाब से 3,60,000 के लिए एलिजिबल हूँ। मतलब आपकी जितनी भी सैलरी, जितना वो मल्टीप्लायर बता रहा है, आप उतने के लिए एलिजिबल हो। नहीं तो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा एचडीएफसी बैंक के बारे में, एक्सिस के बारे में, आप कितने, एक्सिस बैंक कितनी सैलरी पे कितने का मल्टीप्लायर देता है, तो आप उस हिसाब से केस बना सकते हो। या अगर कोई अब मेरे से अपनी कंपनी के बारे में पूछना चाहते हो कि कौन से कंपनी में, कौन सी कंपनी कैटेगरी में आपकी कंपनी है, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। तो बैंक ऐसे करके मल्टीप्लायर लगाता है। ये तो मैंने बता दिया कि फ्रेश में, लेकिन काफी बार केसेस ऐसे आते हैं कि ऑलरेडी कस्टमर ईएमआई पे कर रहा होता है। अब मैं आपको वो भी कंडीशन बता देता हूँ, 2-3 कंडीशन मैं आपको उसकी भी बता देता हूँ। उस कंडीशन में बैंक कैसे ईएमआई मतलब कि एलिजिबिलिटी बनाता है। जैसे सपोज करो मैं एक कस्टमर हूं, मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी एक 10,000 रुपये की ईएमआई दे रहा हूं, जो कि दे रहा हूं मैं कोटक की, ठीक है, और एक ईएमआई मैं दे रहा हूं 5,000 रुपये की, वो मैं दे रहा हूं एक्सिस बैंक की, ठीक है। अब मेरे पास एचडीएफसी से कॉल आया कि सर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला हाँ मेरे को रिक्वायरमेंट है। उन्होंने मेरे से पूछा आपकी सैलरी कितनी, मैंने कहा भैया 50,000 रुपये मेरी सैलरी है। तो उसने मेरे से पूछा आप ईएमआई दे रहे हो, मैंने कहा हाँ मैं 10,000 रुपये की कोटक की दे रहा हूँ, 5,000 रुपये की मैं एक्सिस बैंक की दे रहा हूँ। तो वो मेरे से पूछेगा कि सर आपको लोन कितना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि भैया पहले तो तुम ये बता दो कि मैं कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। वो कहेगा कि सर मैं एक काम करता हूँ, इनका बीटी कर देता हूँ, बैलेंस ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि भैया नहीं, मेरे को बैलेंस ट्रांसफर नहीं करवाना, मेरे को आप फ्रेश में बता दो मैं कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। तो बैंक क्या करेगा, 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, उसमें से माइनस कर देगा आपकी एक 10,000 रुपये की ईएमआई, एक आपकी 5,000 रुपये की ईएमआई। तो अमाउंट कितना बचा, 35,000 रुपये। अब इस पे लगाएगा वो 18 का मल्टीप्लायर, मतलब कि है आपकी 50,000 रुपये सैलरी, लेकिन आप ऑलरेडी 2 बैंकों की ईएमआई दे रहे हो। बैंक ने क्या करा, एक 10,000 रुपये, एक 5,000 रुपये आपकी सैलरी में से माइनस करा, बचा 35,000 रुपये, उस पे लगाएगा बैंक 18 का मल्टीप्लायर। तो आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, आप 6,30,000 रुपये के लिए एलिजिबल। तो ऐसे बैंक बनाता है केस, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में सपोज करो आपकी सैलरी है 60,000 रुपये, ठीक है, एक आप ईएमआई दे रहे हो 10,000 रुपये की कोटक की, एक आप ईएमआई दे रहे हो 10,000 रुपये की एक्सिस बैंक की। आपकी सैलरी है 60,000 रुपये, माइनस कर देंगे 20,000, ठीक है। तो कितना बचा, 60,000 की सैलरी में आप 20,000 की ईएमआई दे रहे हो, तो ये बचा आपका 40,000 रुपये। तो वही है, 40,000 रुपये बचे, तो इसको आप 18 से मल्टीप्लायर कर लो, जो बना उतने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो। तो बैंक लगाता है ऐसे, आपकी सैलरी जितनी है उसमें से आपकी ईएमआई को माइनस कर देगा, जितना बचा उसको मल्टीप्लाई कर देगा 18 से। या आप पूछ सकते हो कि भैया मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग कितने का मल्टीप्लायर गया, तो अगर 20 का गया है तो 20 के हिसाब से, अगर आपको आपका एग्जीक्यूटिव बता रहा है 15 का गया तो 15 के हिसाब से। ऐसे बैंक निकालता है आपकी एलिजिबिलिटी। और कुछ ऐसी कंडीशन भी एक मैं बता देता हूं, जैसे आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, ठीक है, आप एक लोन चला रहे हो एक्सिस बैंक का, एक लोन चला रहे हो आप एचडीएफसी का। ये लिया था आपने 4 लाख का, ये लिया था आपने 2 लाख का, ठीक है। ये आपने आधा पे कर दिया, कितना बचा 2 लाख रुपए। ये भी आपने आधा पे कर दिया, कितना बचा आपका 1 लाख रुपए। तो आपको आया कोटक बैंक से कॉल
कि सर लोन चाहिए, आपने कहा हाँ चाहिए। तो अब एग्जीक्यूटिव बोलेगा कि आपका कोई लोन चल रहा है, आपने बोला भैया एक 4 लाख का लिया था एक्सिस से, एक 2 लाख का लिया था HDFC से, आधा आधा पे कर चुका हूँ, एक में 2 लाख रुपए बचा, एक में 1 लाख बचा। तो कोटक बैंक जो बैंकर है कोटक का, उसने पूछा कि सर ब्याज दर क्या है, आपने बोला ये तो भैया मेरा चल रहा है 15 पे, ये वाला चल रहा है मेरा 13 पे। तो अब कोटक वाला कह रहा है कि सर आप एक काम करो, ये मेरे पास में बैलेंस ट्रांसफर करवा लो, मैं आपको रेट दे दूंगा 10.99। तो आपने क्या करा, ये दोनों आपने एग्री हो गए बैलेंस ट्रांसफर के लिए। अब कोटक क्या करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी निकालेगा, जैसे 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, अब माइनस नहीं करेगा उसको, आपकी ईएमआई जो चल रही है उसको माइनस नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हो। पहले की कंडीशन में क्या था, आप फ्रेश पैसा ले रहे थे, लेकिन अब आप बैलेंस ट्रांसफर के साथ में पैसा ले रहे हो। तो मल्टीप्लाई बाय 18, कितना बना आपका, 5 लाख 30,000 सैलरी, हाँ 5,40,000 रुपए के लिए आप एलिजिबल हो। अब कोटक क्या करेगा, 5,40,000 रुपए में से 3 लाख रुपए आपके माइनस कर देगा, क्योंकि आपने उसका करवाया बैलेंस ट्रांसफर। तो कितना बचा, ये बचे आपके 2,40,000 रुपए। तो बैंक क्या करेगा, 2 लाख रुपए दे देगा इसको, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक क्या करेगा, 2 लाख रुपए दे देगा एक्सिस बैंक को, 1 लाख रुपए का डीडी बना के दे देगा HDFC को। अब कहेगा कि भैया देखो, कोटक कहेगा मैंने पैसा दे दिया आपको जो इस पर्सन का बकाया था, ठीक है, अब आपको इस कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, अब ईएमआई जो 5,40,000 रुपए की है वो मैं लूंगा। अब 2 लाख रुपए तो दे दिए इसको, 1 लाख रुपए दे दिए इसको, ठीक है, 3 लाख रुपए तो उसको दे दिए। अब 2 लाख जो 40,000 रुपए बचे वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और अब आपको एक्सिस से और HDFC से मिल जाएगी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपको कोई बैंक से कोई लेना देना नहीं और ना बैंक को आपसे कोई लेना देना। तो अब ईएमआई किसको जाएगी, कोटक को। तो बेसिकली आज जो जिस टॉपिक पे हमने बात करी वो करी हमने मल्टीप्लायर के ऊपर। तो बैंक ऐसे करके मल्टीप्लायर लगाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा इस टॉपिक के ऊपर अब जितना डीप हो पाएगा मैं दोबारा वीडियो बना लूंगा। अगर कुछ माइनर सा कुछ मतलब कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो आज के सेशन में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।